दुनिया के दो सबसे ताकतवर लोग, अमेरिका के राष्ट्रपति और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, एक पल एयरफोर्स वन में एक दूसरे से लड़ने को तैयार थे और अगले ही पल एक अनजान ट्रांसपोर्ट प्लेन उनके सामने आ गया। उसने तुरंत अपने ड्रोन छोड़ दिए। एयरफोर्स वन के क्रू ने भी लड़ाई की तैयारी कर ली। इसी बीच केबिन के अंदर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को एक शेफ पर शक होता है और वो तुरंत बॉडीगार्ड को अलर्ट करते हैं। तभी दुश्मन के ड्रोन प्लेन से टकराते हैं और बॉडीगार्ड का बैलेंस बिगड़ जाता है। कातिल तुरंत हमला करता है और बॉडीगार्ड को मार गिराता है। दोनों नेता खतरे में थे, लेकिन सिक्योरिटी चीफ सही समय पर आकर उन्हें बचा लेता है। पर एयरफोर्स वन अब तक बुरी तरह डैमेज हो चुका था। दुश्मन के पास खतरनाक हथियार थे, जबकि इनके पास सिर्फ गैटलिंग गन थी। ड्रोन के हमलों से एयरफोर्स वन में एक बड़ा छेद हो जाता है। पायलट केबिन का प्रेशर ठीक करने के लिए तुरंत प्लेन की ऊंचाई कम कर देता है। दुश्मन का दूसरा हमला शुरू होता है। एयरफोर्स वन तुरंत फ्लेयर्स छोड़ता है, लेकिन एक ड्रोन गलती से इंजन नंबर 2 को उड़ा देता है। प्लेन का बैलेंस बिगड़ जाता है, पर इससे पहले कि एयरफोर्स वन संभलता, अगले ही सेकंड एक ड्रोन सीधा कॉकपिट में जा घुसता है। इस वक्त दोनों नेता प्लेन के पिछले हिस्से में आकर पैराशूट पहनकर कूदने की तैयारी कर रहे थे, पर कातिल पहले ही वहां पहुंच चुका था। उसने एक पैराशूट लिया और बाकी सबको जला दिया। जब वे पहुंचे तो कातिल दरवाजा खोलकर कूद चुका था। चीफ ने 2 बचे हुए पैराशूट नेताओं को दिए। उसने मैप में देखा कि वे अभी बेलारूस के ऊपर थे। उसने उन्हें पोलैंड के सेफ हाउस में जाने को कहा। तो दोस्तों नमस्ते, मैं हूं रवि, जो आपको क्राइम एक्शन फिल्मों की कहानी सुनाता है। आज मैं आपके लिए लाया हूं एक नई क्राइम एक्शन फिल्म जिसका नाम है हेड्स ऑफ स्टेट। इस पागलपन भरे सफर की शुरुआत एक बहुत ही अजीब लेकिन सच्ची सी लगने वाली बात से होती है। अमेरिका के राष्ट्रपति विल, जिनका रोल हमारे जाने माने जॉन सीना ने किया है, इस बार सिर्फ एक मस्कुलर हीरो नहीं है। राष्ट्रपति बनने से पहले विल हॉलीवुड के एक बड़े एक्शन सुपरस्टार थे। अपनी एक मशहूर स्पेशल फोर्स फिल्म सीरीज के दम पर उन्होंने पूरी दुनिया में बहुत नाम कमाया और फिर सीधे अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। उनकी सोच थी कि बस लोगों को खुश रखो। उन्हें लगता था कि अपनी जबरदस्त पॉपुलैरिटी और काम चलाओ जुगाड़ से वो सब कुछ इंटरनेशनल मामले सुलझा सकते हैं। और उनके बिल्कुल उल्टे हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सैम क्लार्क। हमारे प्रधानमंत्री एक असली ब्रिटिश आर्मी के फौजी हैं, जो पहले स्पेशल फोर्स में थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा में लगा दी और हमेशा सीरियस रहते हैं। उनका काम करने का तरीका एकदम परफेक्ट है, बिल्कुल एक असली राजनेता की तरह। उनकी नजर में सामने बैठा वो हॉलीवुड स्टार जो देश चलाने को भी किसी फिल्म की शूटिंग समझता है, वो राष्ट्रपति के नाम पर एक कलंक है। तो ऐसे दो लोग जिनका बैकग्राउंड और नेचर एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, उन्हें एक जरूरी इंटरनेशनल मीटिंग की वजह से एक साथ अमेरिका के एयरफोर्स वन में सफर करना पड़ता है। केबिन का माहौल अंटार्कटिका की बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था, पर उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक पहले से तय किया गया आतंकी हमला होने वाला है। जैसे ही प्लेन ने पूर्वी यूरोप को पार किया, कई मिसाइलें आसमान चीरती हुई आई और अमेरिका की ताकत के सिंबल एयरफोर्स वन से टकरा गए। एक जोरदार धमाका हुआ, खतरे के अलार्म बजने लगे, केबिन का प्रेशर कम हो गया और चीजें इधर उधर उड़ने लगी। ये सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। आखिर में प्लेन में मौजूद बाकी सबकी जान चली गई, लेकिन दोनों नेता बच गए। जल्दी ही एयरफोर्स वन के क्रैश होने की खबर टीवी पर आ गई, क्योंकि ये हादसा बेलारूस में हुआ था, जो अमेरिका और ब्रिटेन का दुश्मन देश है। तो वो बॉडी चेक करने के लिए वहां अपनी आर्मी नहीं भेज सकते थे। उन्होंने मान लिया कि कोई नहीं बचा है और तुरंत देश चलाने के लिए एक एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिया। दूसरी तरफ सैम और विल बेलारूस के एक जंगल में उतरे। वो पोलैंड के सेफ हाउस से कई किलोमीटर दूर थे। अगर सब ठीक रहा तो वो कल सुबह तक पहुंच जाएंगे। विल ने अपनी पत्नी को ये बताने के लिए फोन निकाला कि वह जिंदा है। उसकी इस बेवकूफी को सैम ने तुरंत रोक दिया। उन्होंने अभी अभी इतिहास की सबसे बड़ी सिक्योरिटी चूक झेली थी। हो सकता है कि हमलावर फोन को ट्रैक कर रहे हो। अभी फोन करने का मतलब था खुद को खतरे में डालना। दोनों कुछ ही दूर चले थे कि सैम को विल की तेज सांसों की आवाज सुनाई दी, पर उसने ये बात मानने से इनकार कर दिया और बड़ी बड़ी बातें करने लगा कि वह एक बड़ा पेड़ उखाड़कर उसे मार सकता है। इसके बाद वे क्रैश की जगह पर पहुंचे। उस भयानक नजारे को देखकर उन्हें लगा कि कोई जिंदा नहीं बचा होगा। दोनों के अंदर बदले की आग भड़क उठी। उन्होंने कसम खाई कि वह इस हमले के मास्टरमाइंड को इसकी भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर देंगे। सैम को लगता है कि दुश्मन का प्लान अभी खत्म नहीं हुआ है, ये तो बस उनके प्लान की शुरुआत है। इसी बीच अमेरिका के नए प्रेसिडेंट किर्क ने पद संभाल लिया है और वह सिस्टम को अपग्रेड करने वाले हैं। ये सिस्टम अमेरिका से चलने वाला एक ग्लोबल ट्रैकिंग नेटवर्क है, जिसे अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने बनाया है और इसमें ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की खुफिया एजेंसियां भी शामिल है। ये सिस्टम कोल्ड वॉर के समय बना था। इसे शुरू में अमेरिका ने सोवियत संघ और उसके साथियों की राजनीति, इकोनॉमी और मिलिट्री पर नजर रखने के लिए बनाया था। इस सिस्टम को बाद में पूरी तरह से चालू कर दिया गया। सैटेलाइट, ग्राउंड स्टेशन और इंटरनेट के जरिए ये पूरी दुनिया के फोन कॉल, फैक्स और ईमेल ट्रैक करता है। हर रोज ये सिस्टम लगभग करोड़ों मैसेज ट्रैक करता है और जरूरी जानकारी निकालता है। और इसी खास सिस्टम को आतंकवादियों ने हैक कर लिया था। अब ये हमारे कंट्रोल में है। ये आतंकवादियों के प्लान का दूसरा हिस्सा था। दरअसल कुछ दिन पहले MI6 की एक टीम एक बड़े क्रिमिनल को पकड़ने गई थी, तो उन्हें पता चला कि वो आदमी वहां मौजूद है, लेकिन सिस्टम का एक्सेस न होने की वजह से वो उसे पहचान नहीं पा रहे थे। इसलिए उन्होंने सिस्टम के एक्सेस के लिए रिक्वेस्ट भेजी। उन्हें नहीं पता था कि ये सब एक जाल था। जैसे ही उन्हें एक्सेस मिला, आतंकवादियों ने हमला कर दिया। सबसे पहले टीम के लीडर को मारा गया और उसके बाद बाकी कातिलों ने भी अपना काम शुरू कर दिया। कमांड कार में बैठे लोग भी नहीं बच पाए। फिर उन्होंने उनके कंप्यूटर से सिस्टम का एक्सेस पैच कॉपी कर लिया, लेकिन टीम का सबसे बेहतरीन एजेंट अभी भी डटकर लड़ रहा था। जब उसे लगा कि वो बाजी पलट देगा, तभी एक और दुश्मन ने उस पर हमला कर दिया। मिशन खत्म हो गया था। उन्होंने वहां से सारे सबूत मिटा दिए और ये आतंकवादी
रूसी हथियार सप्लायर विक्टर के आदमी थे। दूसरी तरफ विल और सैम एक गांव में पहुंचे। वो एक गाड़ी चुराकर भागना चाहते थे। जैसे ही वो गाड़ी स्टार्ट करने वाले थे, एक लड़के ने उन्हें देख लिया। सैम चाहता था कि विल गाड़ी स्टार्ट करता रहे, पर विल को लगा कि वो उसे संभाल लेगा। आखिर वो एक एक्शन स्टार है और उसे लगता है कि युवाओं को वो पसंद है, पर उसे ये नहीं पता था कि रूस उनका दुश्मन देश है, तो वहाँ के लोग अमेरिका की फिल्में क्यों देखेंगे। लड़के को उसकी बात समझ नहीं आई और उसने हमला कर दिया। हालांकि विल एक फिल्म स्टार है, पर इतनी एक्शन फिल्में करने की वजह से उसे लड़ना थोड़ा बहुत आता था, और सैम तो स्पेशल फोर्स का फौजी रह चुका था, तो कुछ लड़कों को पीटना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। जब वो दोनों उन्हें पीट रहे थे, तभी एक औरत बंदूक लेकर आई और उन लड़कों को डरा कर भगा दिया। सैम ने झूठ बोला कि वो कनाडा से है, क्योंकि ऐसा करने से उस पर शक नहीं होता। किसान ने पूछा कि वो क्या चाहते हैं। सैम ने कहा कि उन्हें बॉर्डर पार करके वार्सो जाना है, पर बिना कागजात के बॉर्डर पार करना नामुमकिन था। लेकिन किसान अक्सर अपने जानवर बेचने के लिए वहां जाता था, तो उसने उनकी मदद करने की सोची। फिर वो दोनों भेड़ों के बीच छुपकर बॉर्डर पर पहुंचे, क्योंकि किसान वहां रोज आता जाता था। तो गार्ड्स ने ज्यादा चेकिंग नहीं की और किसान ने भी अपनी समझदारी दिखाते हुए गार्ड को एक छोटी भेड़ रिश्वत में दे दी। जल्दी ही वो वार्सो के सेफ हाउस पहुंच गए। विल ने शुक्रिया कहने के लिए अपनी घड़ी दी, पर किसान ने मना कर दिया। हालांकि जब वो दोनों सेफ हाउस में घुसे, तो सिस्टम ने उनकी लोकेशन ट्रैक कर ली। उन्हें पता चल गया कि दोनों नेता अभी भी जिंदा है। उन्होंने तुरंत अपने आदमियों को उन्हें मारने भेज दिया। इसी बीच उनकी मुलाकात एजेंट मार्टी से हुई। क्योंकि दोनों इतने वक्त से दुनिया से कटे हुए थे, तो उन्हें बाहर चल रही चीजों की कोई खबर नहीं थी। विक्टर ने सिस्टम का कंट्रोल लेने के बाद कुछ सीक्रेट फाइलें लीक करना शुरू कर दिया था। उसका असली मकसद है। दुनिया भर में खलबली मच गई जब वे अभी भी चर्चा कर रहे थे कि इससे कैसे निपटा जाए। तभी विक्टर के आदमी हमला करने आ गए। मार्टी ने तुरंत सेफ हाउस का शस्त्रागार खोल दिया। तीनों पूरी तरह हथियारों से लैस थे। सैम ने विल को याद दिलाया कि बस फिल्मों की तरह करना है, बंदूक उठाओ और दुश्मनों पर गोलियां बरसा दो। मार्टी ने दोनों प्रेसिडेंट को अंदर रहने को कहा और खुद पहले उनसे निपटने चला गया। उसने कहा कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो दूसरे एग्जिट से निकल जाना। इस बीच कातिल ने लोहे के गेट पर पहले ही बम लगा दिया था। एक जोरदार धमाके के साथ लोहे का गेट तुरंत हवा में उड़ गया, लेकिन मार्टी भी इसके लिए तैयार था। उसने पहले से सेट किया हुआ बम फोड़ दिया। धमाके की तेज हवा ने लोहे के गेट को वापस उछाल दिया। कातिल पूरी तरह से चौंक गया, क्योंकि उसके हाथ में एक मॉनिटर था जिससे वो दुश्मनों की लोकेशन एकदम सही देख पा रहा था। एक झटके में उसने सबको मार गिराया। एक कातिल ये सब देखकर इतना डर गया कि बस अपनी माँ के पास भागना चाहता था, पर मार्टी ने उसे कोई मौका नहीं दिया। एक ही वार में उसे ढेर कर दिया। सारे गुंडे मारे गए, बस 2 बॉस बच गए। उस औरत ने खिलौने पर लगे कैमरे को देख लिया और सीधे गोली मारकर उसे उड़ा दिया। मार्टी को लगा कि कुछ गड़बड़ है, तो उसने तुरंत अपनी जगह बदल ली, लेकिन बदकिस्मती से उसे गोली लग गई। सैम भागकर बाहर आया उसे बचाने के लिए, लेकिन फायरिंग इतनी तेज थी कि वो बाहर नहीं निकल पाया। मार्टी ने ग्रेनेड निकाला और मरने के लिए तैयार हो गया। उसने उन्हें तुरंत वहां से जाने को कहा, पर इससे पहले कि वो ग्रेनेड फेंकता, कातिल ने उसे दबोच लिया। एक गोली चलने की आवाज के साथ मार्टी शहीद हो गया। दोनों जल्दी से एस्केप लिफ्ट में गए। दरवाजे बंद होते ही विल ने पागलों की तरह उन पर गोलियां चला दी ताकि उन्हें रोक सके, लेकिन जब वे बाहर निकले तो उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कातिल पहले से उनका इंतजार कर रहे होंगे। जब उन्हें लगा कि अब बचना नामुमकिन है, तभी अचानक एक पुलिस की गाड़ी आ गई। कातिलों ने तुरंत पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग कर दी। एक आदमी गाड़ी से कूदा और गाड़ी सीधे कातिल से जा टकराई, जिससे वो मारा गया। दोनों उस आदमी के पास गए। हैरानी की बात थी कि सैम उसे जानता था। असल में वो वही एजेंट नोएल था। नोएल ने उस समय बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी और मरने का नाटक किया था ताकि दुश्मनों को धोखा दे सके। फिर उसने उनका पीछा किया और मास्टरमाइंड का पता लगा लिया, और इसके पीछे की असली वजह विक्टर का बेटा था। उसका बेटा एक साइंटिस्ट था और एक नए रिएक्टर टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा था। आसान शब्दों में कहें तो एक एनर्जी सोर्स। वो न्यूक्लियर हथियार बनाना चाहता था, जिसके लिए उसे कुछ सामान चाहिए था। विक्टर ने उसे खरीद कर दिया, लेकिन एक खुफिया सिस्टम ने उन्हें पकड़ लिया। इसलिए अमेरिका ने उसकी तकनीक चुरा ली और उसे मार दिया। विक्टर इसी बात का बदला लेना चाहता था, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि विक्टर को ये सब करने के लिए पक्का कोई अंदर का आदमी मदद कर रहा है। तभी विल को याद आया कि सैम का एयरफोर्स 1 में सफर करना पहले से ही तय नहीं था, तो यहाँ सबसे बड़ा शक उसके चीफ ऑफ स्टाफ क्विंसी पर जाता है। उसी ने सैम को एयरफोर्स 1 में चढ़ने के लिए उकसाया था। इसके बाद नोएल उन्हें रेलवे स्टेशन ले गया ताकि उन्हें आने वाले नाटो शिखर सम्मेलन में भेज सके, क्योंकि विक्टर का आखिरी मकसद चुराए गए खुफिया सिस्टम का इस्तेमाल करके एक ऐसा बड़ा संकट पैदा करना था जिससे सारे सदस्य देश एक दूसरे पर शक करने लगे और ये गठबंधन टूट जाए। दूसरी तरफ विक्टर के साथ वाले साइंटिस्ट ने सिस्टम के जरिए दोनों की लोकेशन का पता लगा लिया था, लेकिन उसने ये बात विक्टर को नहीं बताई, बल्कि वो चुपचाप उनकी ट्रेन में आ गया। जब उन्हें लगा कि अब उनकी जान जाने वाली है, तो उस साइंटिस्ट ने अचानक गोली चलाकर विक्टर के आदमी को मार गिराया, पर उसे नहीं पता था कि दूसरी तरफ से भी एक गोली चली जो सीधे उसके पेट में लगी। बूढ़े ने तुरंत पलटकर वार किया। असल में वो बूढ़ा आदमी लंबे समय से विक्टर की धमकियां सह रहा था। जब उसने देखा कि विक्टर कुछ ज्यादा ही गलत कर रहा है, तो उसकी अंतरात्मा जाग गई। इसलिए वो अपनी गलती सुधारना चाहता था, पर उसे भी नहीं पता था कि सरकार में अंदर का आदमी कौन है। लेकिन वो विक्टर की बातें सुन सकता था, क्योंकि वो कम्युनिकेशन सिस्टम उसी ने बनाया था और उसमें एक खुफिया रास्ता था। सिस्टम में घुसने के लिए उन्हें उसके एक अड्डे पर जाना होगा। वहाँ एक प्रोग्राम है जो सिस्टम को चला सकता है। फिर उसने विल के हाथ पर एक कोड लिख दिया और उन्हें तुरंत ट्रेन से कूदने को कहा। विक्टर के लोग अगले स्टेशन पर घात लगाए बैठे थे। इतना कहते ही उस बूढ़े ने अपनी आखिरी सांस ली। इसके बाद वे तेज रफ्तार से चलती ट्रेन से नीचे कूद गए। उन्होंने एक राहगीर की गाड़ी चुराई और उस अड्डे पर पहुंच गए जहां उन्हें वो सिस्टम मिल गया। पर तभी नीचे से कारों के इंजन की आवाज आने लगी। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि विक्टर के कातिल इतनी जल्दी पहुंच गए। सैम ने नोएल को प्रोग्राम चालू करने को कहा और खुद हथियार लेकर कातिलों को रोकने चला गया। कातिल जैसे ही नजर आए, सैम ने उन पर हमला कर दिया। एक कातिल डर के मारे रोने लगा और
घर वापस जाना चाहता था, लेकिन उसके ही बॉस ने उसे गोली मार दी। सैम ने नीचे एक बम फेंका और कातिलों के चीथड़े उड़ गए। तब तक सिस्टम ने अंदर के आदमी का पता लगा लिया था। वो क्विंसी नहीं बल्कि विल का असिस्टेंट ब्रैडशॉ था। ठीक उसी वक्त दुश्मनों ने एक हेलीकॉप्टर भेजा और सीधे पूरे कंटेनर को ही हवा में उठा लिया। सैम बस उन्हें ले जाते हुए बेपसी से देखता रहा। तभी हेलीकॉप्टर से विक्टर ने उस पर एक रॉकेट दागा। नोएल को दुखी होने का वक्त नहीं मिला। उसने सामने वाली बिल्डिंग को देखा और सोचा कि जब हेलीकॉप्टर करीब आएगा तो वो नीचे कूद जाएगा। तैयार हो, कूदो। जब विक्टर को लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है तो उसने मास्टरमाइंड को फोन किया, लेकिन फोन करते ही उसे कुछ अजीब लगा। उसे एहसास हुआ कि अब उसकी भी जरूरत नहीं रही। मास्टरमाइंड के आदमी उसे मारने के लिए तैयार थे, पर उन्होंने विक्टर की ताकत का अंदाजा नहीं लगाया था। उसने उन पर पलटवार कर दिया। इससे जो दो लोग पहले साथ थे वे अब एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। दूसरी तरफ खतरे से बाहर आकर विल ने वाइस प्रेसिडेंट किर्क को फोन किया और उसे पिकअप भेजने को कहा और बताया कि ब्रैडशॉ ही गद्दार है। लेकिन जब वे गाड़ी में बैठे तो किसी ने उन पर बंदूक तान दी। असली मास्टरमाइंड ब्रैडशॉ नहीं बल्कि वाइस प्रेसिडेंट था, लेकिन वे भी इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने कार का टीवी चालू कर दिया ताकि उसका ध्यान भटक जाए। नोएल ने तुरंत लात मारी। इस अफरातफरी में विल ने कातिल की बंदूक छीन ली, पर गलती से ड्राइवर को गोली लग गई। वो जल्दी से ड्राइविंग सीट पर आया और गाड़ी संभाली। तभी विक्टर के आदमी उन्हें मारने आ गए। एंड मौके पर सैम एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी लेकर आ गया और कातिलों की गाड़ी को जोरदार टक्कर मारकर चकनाचूर कर दिया। बॉस ने ये देखा और तुरंत उस पर रॉकेट दाग दिया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी बस कबाड़ बनने ही वाली थी। मौका देखकर सैम प्रेसिडेंट की कार में कूद गया। दोनों ने मिलकर कार के अंदर बैठे कातिल को लात मारकर नीचे गिरा दिया। कार बुलेट प्रूफ थी, इसलिए कुछ देर तक बचाव हो गया, पर जैसे ही विल ने राहत की सांस ली तभी गलती से सैम को टक्कर लग गई। उसने कार को एक गली में घुसा दिया। फिर कार का स्मोक सिस्टम चालू किया। एक मोड़ पर तेजी से मुड़ते हुए पीछे वाली गाड़ी संभल नहीं पाई और नीचे गिर गई। सैम ने तेजी से कार घुमाई और मेन रोड पर आ गया। विल को याद आया कि कार में खून के पैकेट रखे हैं। उसने उन्हें निकालकर पीछे वाली कार पर दे मारा, जिससे उनका शीशा गंदा हो गया और वे एक बैरिकेड से टकराकर रुक गए। अपनी गर्लफ्रेंड को बुरी तरह मरता देख बॉस गुस्से से पागल हो गया। उसने तुरंत रॉकेट लॉन्चर निकाल लिया। आखिरी पल में सैम ने एक गजब का ड्रिफ्ट मारा और रॉकेट से बच गया। आखिरकार तीनों कामयाबी से शिखर सम्मेलन तक पहुंच गए। उस वक्त सम्मेलन में कई देशों के नेता नाटो छोड़ने का फैसला ले चुके थे। बाकी देशों का ये पक्का इरादा देखकर अमेरिकी प्रेसिडेंट को लगा उसकी चाल कामयाब हो गई। उसने तुरंत गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया। ठीक उसी वक्त दोनों नेता दरवाजा खोलकर अंदर आ गए। असल में किर्क जानबूझकर इस गठबंधन को तोड़ना चाहता था, क्योंकि उसे बाकी देशों का बिना कुछ किए फायदे उठाना पसंद नहीं था। जब काम करने की बारी आती है तो वे भाग जाते हैं, और जब फायदा लेने की बात आती है तो सब हाथ फैला देते हैं। इससे अच्छा तो अमेरिका खुद ही सब कर ले। जब उसकी और विल की बहस चल ही रही थी तभी एक गोली सीधे उसके सीने में लगी। ये विक्टर था जो बदला लेने आया था। उसने आदेश दिया कि सारे नेताओं को मार डालो। इस मुश्किल वक्त में नोएल ने अचानक साइड से आकर हमला कर दिया और तेजी से कुछ गुंडों को निपटा दिया। विक्टर बस हेलीकॉप्टर में बैठकर भागने ही वाला था कि नोएल तेजी से भागा और उसे धक्का दे दिया, पर तभी वो आदमी कातिल भी वहां आधमका। नोएल उसमें उलझ गया। विल और सैम विक्टर के पीछे भागे। उसी दौरान दोनों को बाकी कातिलों ने घेर लिया। उन्होंने दुश्मनों के हथियारों को काबू में किया और रस्सी पर लटके कातिल को मार गिराया। फिर जल्दी से सामने वाले गंजे को भी निपटा दिया। तभी एक और आदमी उनके सामने आ गया। जल्द ही वे विक्टर तक पहुंच गए। दोनों के हथियारों के सामने विक्टर एक कोने में फंस गया, लेकिन दोनों तरफ की गोलियां खत्म हो गई थी। विक्टर को एक तीर कमान मिल गया और दोनों बस बेबसी से उसे हेलीकॉप्टर में बैठते हुए देख रहे थे, लेकिन वे ऐसे हार नहीं मानने वाले थे। सैम को कुछ तरकीब सूझी। उन्होंने एक दूसरे को इशारा किया और सैम उसका ध्यान भटकाने गया, जबकि विल पास रखी एक मूर्ति ले आया। वो कामयाबी से उसका ध्यान भटकाने में सफल रहे। विल ने वो मूर्ति सीधे हेलीकॉप्टर के प्रोपेलर में फेंक दी। प्रोपेलर जाम हो गया और हेलीकॉप्टर नीचे गिरकर फट गया।